ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू gravitational field and potential due to ring at a point on its axis। रिंग है, मास m है, रेडियस उसका r है। कोई पॉइंट सेंटर से x दूरी पे फील्ड एंड पोटेंशियल। तो बताइए, ये इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं ना, तो इसका क्या होता था फील्ड का वैल्यू? KQ(x) बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। तो यहाँ K की जगह हो जाएगा G(m)(x) बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो होता था KQ बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा GM बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस GM बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फील्ड की वैल्यू है, ये पोटेंशियल की वैल्यू है। अब अगर फील्ड का ग्राफ बनाए फील्ड का ग्राफ बनाए तो जब x की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो एट सेंटर फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और इसमें मैक्सिमम होने के लिए हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे तो दो कंडीशंस आएगा, x इक्वल टू प्लस या माइनस r/√2। याद है आपको? तो x इक्वल टू प्लस r/√2 और x इक्वल टू माइनस r/√2। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व जैसा कुछ। ऐसा कुछ ग्राफ था इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वैसा ही है ग्रेविटेशनल फील्ड का। अब अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो x की वैल्यू 0 रख देंगे, तो x की वैल्यू 0 रखने से ये टर्म क्या हो जाएगा? GM/r। तो अगर हमको पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है, अच्छा पोटेंशियल का फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस आता है, ठीक है, वहाँ पर माइनस नहीं आता था। इलेक्ट्रिक वाले पार्ट में सीधा सीधा जो है चार्ज के प्लस या माइनस साइन लेना पड़ता था। इलेक्ट्रिक वाले में हमने बताए थे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो पोटेंशियल के कैलकुलेशंस में और पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशंस में चार्ज के साइन को कंसीडर करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के कैलकुलेशन में चार्ज के प्लस या माइनस को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ उस प्लस या माइनस से डायरेक्शन समझते। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले में लेकिन माइनस आएगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तब v की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू GM/r। जैसे जैसे x अपन बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये टर्म बड़ा हो जाएगा और ये टर्म बड़ा हो जाएगा तो ये न्यूमेरिकली छोटा हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है वो इस प्रकार से ऐसा चलता रहेगा, वोल्टेज का इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव। अगर ऑप्शन में मान लीजिए ये नहीं रहे तो इसी ग्राफ को ऐसे भी कह सकते हैं ये, लेकिन तब जब ऑप्शन में ये वाला पार्ट ना रहे तो अपन इसके साथ जाएंगे, ठीक है। ये हुआ फील्ड और पोटेंशियल का, लिख डालिए तो फटाफट। इलेक्ट्रिक वाले में ये वाला जो ग्राफ है ये दोनों पॉसिबल होता है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि उसके फॉर्मूले में यहाँ माइनस नहीं आता है, वहां पे ये Q रहेगा। तो Q जब पॉजिटिव रहेगा तो ये वाला ग्राफ ऊपर वाला पॉसिबल होगा, और जब Q नेगेटिव रहेगा इलेक्ट्रिक में तो ये वाला ग्राफ होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक में दोनों पॉसिबल, लेकिन ग्रेविटेशन में सिर्फ यही सही है। बट ये ना रहे तो वो फिर वो ऑप्शन के साथ आप चले जाएंगे। नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल।
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का मतलब हॉलो स्फीयर, ड्यू टू स्फेरिकल सेल उसका मतलब हॉलो स्फीयर। स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का मतलब हॉलो स्फीयर। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर पॉइंट आउटसाइड का हो, आउटसाइड का मतलब सेंटर से जो दूरी है वो रेडियस से बड़ा हो, तो उस सिचुएशंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या ग्रेविटेशनल फील्ड, दोनों सेम ही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा जी एम बाय आर स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस जी एम बाय आर। जितने भी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी आने वाला है वो सभी में नेगेटिव साइन लगेगा ग्रेविटेशन में, क्योंकि मास के साथ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जो प्लस हो या माइनस हो, इसीलिए फॉर्मूला में ही यहाँ पर माइनस आ जाता है। अगर ऑन सरफेस की बात करेंगे तो ऑन सरफेस कहने का मतलब रेडियस और डिस्टेंस सेंटर से बराबर हो, तो यही हो जाएगा फील्ड की वैल्यू जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस जी एम बाय कैपिटल आर। और इनसाइड के किसी पॉइंट पे बात करेंगे, इनसाइड बोले तो जो डिस्टेंस है वो रेडियस से छोटा, तो अगर यहाँ कहीं बात करेंगे तो फील्ड की वैल्यू 0 होती थी और पोटेंशियल कांस्टेंट होता था। कांस्टेंट भी कितना, एज ऑन सरफेस, जो सरफेस पे होता था वही, मतलब यही वाला, मतलब v इनसाइड की वैल्यू माइनस जी एम बाय आर। अगर हम इसका ग्राफ बनाए फील्ड और पोटेंशियल का, फील्ड का ग्राफ पहले बताते हैं। तो इनसाइड में जब तक कि सरफेस पे नहीं पहुंचे तब तक फील्ड की वैल्यू 0। जैसे ही सरफेस पे पहुंच गए तो सडनली इसकी वैल्यू हो जाएगी इतना जी एम बाय आर स्क्वायर, और जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे जैसे आर बढ़ेगा तो फील्ड की वैल्यू कम होगा, ऐसा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आउटसाइड में ये ऑन सरफेस और इनसाइड में 0। ये मैंने यहाँ पर ऐसे खाली गोला और यहाँ पर भरा हुआ गोला क्यों लगाया, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कि हम सरफेस को अचीव नहीं कर रहे तब तक फील्ड 0 है। जैसे सरफेस वाले पॉइंट पे अचीव करेंगे तो उस सिचुएशन में फील्ड 0 नहीं होकर के ये हो जाएगा। इसका मतलब ग्राफ इस जगह में जाकर के टूट गया, मतलब ये खाली गोला कहने का मतलब वहां पर जब r की वैल्यू r होगी तो उस जगह पे यहाँ पर 0 नहीं होगा। उस अगर ये ग्राफ को सिंपली यहाँ पर भी भर देंगे तो वो गलत हो जाएगा मैथमेटिक्स के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से। मतलब जब r इक्वल टू r हो जाएगा तो उस सिचुएशंस पे जैसे ही सरफेस पे पहुंच गए तो ये 0 से डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त इस वैल्यू को नहीं कंसीडर करते हुए ये वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो इसलिए ये वाला वैल्यू पे हमने भरा हुआ गोला पॉइंट लिया है, ये वाला पे खाली गोला, ठीक है। कभी मान लीजिए इतना ऐसा टाइप का भी ऑप्शंस रहे तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जी एम बाय आर स्क्वायर। अगर फील्ड के साथ साथ पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल में इनसाइड में माइनस जी एम बाय आर, वही जो सरफेस पे होगा, और जब सरफेस से बाहर जाएंगे तो फिर माइनस जी एम बाय आर। जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा, नेगेटिव साइन है तो वैल्यू बड़ा होगा। तो नेगेटिव साइन तो इधर से शुरुआत करेंगे, सरफेस पे जब तक कि नहीं पहुंचे तब तक माइनस जी एम बाय आर, और इसके बाद ये वैल्यू यहीं से ऐसे कम होता चला जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है।
ये ग्राफ सही है, बट अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो फिर आप इसके साथ चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर लिखा रहेगा -GM/R। ठीक है, इस साइड में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R और यहाँ पर कांस्टेंट इन साइड में, बराबर। तो आप इसे लिख डालें। बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है क्या? नहीं, आप लोग दूर से आए इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। आज बस मिक्स करके पढ़ा दे रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, उतना देर नहीं ले सकता, इसलिए मैं आज पढ़ा दे रहा हूँ, फिर मिक्स करके नहीं पढ़ाऊँगा। हो गया। अब अगर ये हॉलो स्फीयर की जगह सॉलिड स्फीयर हो जाए तो बाहर वाला चीजों में ऑन सरफेस में तो कोई बदलाव नहीं होगा, जो भी बदलाव होगा अंदर में होगा। फिर इनसाइड में जीरो ना हो करके GM/R³ इंटू स्मॉल r हो जाता है, और फील्ड भी कांस्टेंट नहीं होता, फिर सॉरी पोटेंशियल भी वेरी कर जाता है। इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा आप बताओ तो पहले, इलेक्ट्रिक वाला याद है, -GM/2R³ इंटू 3R² -R², ऐसा ही था ना। ये है इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल। मतलब एट सेंटर पे अगर चले जाएंगे, एट सेंटर अगर जाएंगे तो आर के जगह जीरो रख देंगे तो फील्ड की वैल्यू हो जाएगी जीरो, और पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी माइनस, आर के जगह जीरो तो 3/2, और R² और R³ में कैंसिल होकर एक आर बच जाएगा, तो -3GM/2R ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ऑन सरफेस आउटसाइड द सेल सब कुछ सेम रहेगा। तो इसके ग्राफ में थोड़ा सा बदलाव होगा। फील्ड के ग्राफ में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ जाएगा कि फील्ड में इनसाइड वाले पॉइंट में ये टर्म कांस्टेंट, तो इनसाइड वाले पॉइंट पे E प्रोपोर्शनल टू R है, स्मॉल r, जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ जीरो से स्टार्ट होकर के ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ तक पहुंचेगा इनसाइड पॉइंट पे। बराबर समझ में आ गया है, इनसाइड में प्रोपोर्शनल टू R। और अगर पोटेंशियल के ग्राफ को देखेंगे तो पोटेंशियल के ग्राफ में इनसाइड वाले पॉइंट पे सेंटर पे न्यूमेरिकली सबसे बड़ा, माइनस साइन के हिसाब छोड़ दे तो न्यूमेरिकली सबसे ज्यादा, फिर वैल्यू धीरे धीरे कम होते होते 3/2 GM/R से GM/R, तो ये GM/R मतलब 1 और ये 3/2 का मतलब 1.5, तो न्यूमेरिकली 1.5 बड़ा है और 1 छोटा है। अगर हम लोग माइनस साइन को कंसीडर नहीं करें तो ये हो गया 1, तो 1.5 इधर कहीं रहेगा। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा वो यहां से ऐसे टाइप का, ऐसा टाइप का कर्व बन जाएगा। और अगर मान लीजिए इसको हमको और करके लिखना पड़े तो ऐसा टाइप का कर्व हो जाएगा। ये हो गया -3/2 GM/R। यहाँ पर भी ये वाला जो टर्म हो गया, ये वाला पॉइंट, ये
3/2 GM/R। तो ये आप लिख डालें, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। हो गया? हटा दो इसे। नेक्स्ट लिखेंगे potential energy of an object, potential energy of an object at height h from earth surface, at height h from earth surface, at height h from earth surface। तो अगर मैं अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर लेके गया तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो देखिए यहां से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, -GM/R, 2m ना पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये हो जाएगा -G कैपिटल M स्मॉल m बाय अच्छा सामने में एक वर्ड लगा देंगे चेंज इन पोटेंशियल, क्योंकि हमेशा तो हम लोगों को चेंज ही निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल। जब बॉल सरफेस पे था तब जो पोटेंशियल लिखूंगा वो -G कैपिटल M स्मॉल m बाय R, और जब बॉल यहां पहुंच गया h हाइट ऊपर तब जो पोटेंशियल हो जाएगा -G कैपिटल M स्मॉल m बाय R प्लस h। तो नीचे का नंबर अगर बड़ा होगा तो टोटल मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा, और अगर उसमें साइन माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा हुआ। तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा U2 माइनस U1, फाइनल माइनस इनिशियल, U2 माइनस U1। तो U2 माइनस U1 करेंगे तो GM/M बाय R प्लस H, ये माइनस में और यहाँ माइनस और फिर एक और माइनस GM/M बाय R, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दोनों में कॉमन हो जाएगा GM स्मॉल m बराबर, प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ 1/R, फिर माइनस 1/R प्लस H। ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, दोनों साथ में रहेंगे। तो जो चेंज इन पोटेंशियल हुआ वो हो गया G कैपिटल M स्मॉल m, नीचे में R इंटू R प्लस H, ऊपर में हो जाएगा R प्लस H माइनस R, यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m इंटू H, यहाँ से एक R कॉमन ले लेंगे तो ये R स्क्वायर इंटू 1 प्लस H बाय R, GM बार स्क्वायर को स्मॉल g कह सकते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया mgh अपॉन 1 प्लस H बाय R, ये हुआ चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला। और अगर जब भी कभी अर्थ सरफेस को रेफरेंस मान ले तो इस जगह जीरो मानेंगे, तो इस जगह जीरो मानेंगे तो इस जगह पोटेंशियल इतना हो जाएगा mgh बाय 1 प्लस H बाय R। ये इस दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस है जो कि हमेशा इतना ही होगा mgh 1 प्लस H बाय R। अगर H की जगह पे हम लोग R रख दें तो बोलेगा R हाइट सरफेस से चले गए तो कितना पोटेंशियल में गेन हुआ या चेंज हुआ, तो फिर H के जगह R रख देंगे तो ये R बाय R 1 प्लस 1, और यहाँ पर H की जगह R, तो mgr बाय, ये पूछा गया है सवाल एग्जाम में, ठीक है। तो आप ये पूरा लिखो।
खोके लिख लिए। इसी में देखिए एक बात और, अगर h की वैल्यू r से बहुत छोटा हो जाए तो ये वाला टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे अपन, तो फिर सीधा सीधा क्या हो जाएगा mgh। तो हम जो mgh फॉर्मूला यूज करते हैं बहुत बार h हाइट ऊपर जाने से, वो तभी तक संभव है जब तक h की वैल्यू r से बहुत छोटा हो। बहुत छोटा मतलब 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है, नहीं 5 किलोमीटर, 5% से छोटा, तो 6400 का 5%, फिर भी बड़ा नंबर होता है ना। तो इसलिए हम लोग जो 150 मीटर 200 मीटर में h की वैल्यू सीधा सीधा फॉर्मूला mgh लगा देते तो सही हो जाता है। इसलिए सही हो जाता है क्योंकि वो जो 10, 20, 50 मीटर है ना, वो 6400 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो जाता है, तो वहाँ अप्रोक्सीमेशन काम कर जाता है। लेकिन जब रेडियस ऑफ के टर्म में रहे कुछ, तो फिर काम नहीं करेगा। वो सवाल मैंने दिया हूं, फटाफट बना लीजिए। इसमें से ये वाला क्वेश्चंस आया हुआ है। आंसर उसके आगे h की जगह r होगा तो इसमें mgr बाय, और h की जगह 2r रहेगा तो 2/3 mgr, 3r रहेगा तो 3/4 mgr, r/2 रहेगा तो कितना mgr/3, और 4r रहेगा तो 4/5 mgr। नेक्स्ट लिखेंगे सैटेलाइट। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। कोई भी प्लैनेट के तरफ, तो जिस प्लैनेट के चारों तरफ घूमेगा उसे हम उस प्लैनेट का सैटेलाइट कहेंगे। जैसे कि मून जो है वो सन का चक्कर लगा रहा है, नहीं अर्थ का चक्कर लगा रहा है। मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट हुआ। तो सैटेलाइट नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। तो मून जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लोग छोड़ते हैं, आप लोग छोड़ते हैं ना, वो भी तो चक्कर ही लगाता है, आरएमएस स्पीड ज्यादा नहीं है। तो जो भी ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमेगा उसे हम सैटेलाइट कहेंगे। अब सैटेलाइट में ऐसा है कि एक्चुअल में तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, बट हम लोग जो कैलकुलेशंस करने वाले हैं या हम लोगों के पास जो सवाल रहता है वो सब सर्कुलर ऑर्बिट मान करके होता है। तो जो ऑब्जेक्ट मान लीजिए घूम रहा है यहाँ m मास का अर्थ के चारों तरफ, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट मैंने बनाया जिसमें कि वो घूम रहा है, बट एक्चुअली में कौन सा ऑर्बिट में घूमता है, इलिप्टिकल पाथ पे घूमता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, जो केपलर्स लॉ में हम लोग पढ़ेंगे भी। तो जब केपलर्स लॉ का एप्लीकेशंस करेंगे तब हम उसको देखेंगे, पर अभी सर्कुलर मान करके ही हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है सैटेलाइट का। तो यहाँ पर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v है, तो ये जिस पाथ को घूमता है उसे ऑर्बिट कहते हैं, और उसमें जो उसकी स्पीड है उसे ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं या ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इसका सेंटर ऑफ प्लैनेट रहेगा, तो अगर ये सरफेस से h हाइट ऊपर गया, ये रेडियस है, तो जो ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा जिसे स्मॉल r से डिनोट करेंगे हो जाएगा r+h। तो ये घूम क्यों रहा है, घूम इसलिए रहा है क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जो टुवर्ड सेंटर लगने वाला फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, mv²/r के बराबर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो वहां टुवर्ड सेंटर लगने वाला फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, mv²/r। अगर mv²/r होगा तो पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो यहां पर जो टुवर्ड सेंटर लगने वाला फोर्स है सेंटर की तरफ, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर उसकी वैल्यू हम लोग लिखें तो वो हो जाएगा G कैपिटल M मास ऑफ प्लैनेट इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय r²। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू Gmm/r², Gm1m2/r²। अगर ये सेंटीपिटल फोर्स के बराबर हो जाए, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ये उस ऑर्बिट के सेंटीपिटल फोर्स के बराबर हो जाए
सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। अगर ये ऐसा हो जाए तो पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। तो ऐसा अगर हो जाए तो यहाँ से एक r और एक r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक स्मॉल m और m भी कैंसिल हो जाएगा, r भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया G∠M/r = v²। तो v की वैल्यू हो गई √Gm/r। इसे हम √Gm/r + h भी लिख सकते हैं। ये कौन सा स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, ठीक है, उस ऑर्बिट की स्पीड। अगर इसी में h की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए, मतलब, तो यहाँ पहले मैं r कॉमन ले लेता हूँ, मतलब ऐसा किया जा सकता है, इसे √Gm/r कॉमन ले लेंगे, 1 + h/r लिखा जा सकता है। और अगर h बहुत छोटा हो, इफ h मच लेस देन r, तो इसे नेगलेक्ट भी कर देंगे। तो इसे नेगलेक्ट अगर कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, r। तो फिर ये अप्रॉक्स में इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं Gm/r। लेकिन ये अप्रॉक्स है, ये तभी वैलिड है जब h की वैल्यू r से बहुत छोटा हो। h की वैल्यू r से छोटा कहने का मतलब 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ठीक है, इस रेंज में। मतलब अगर ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट प्लैनेट के बहुत पास हो, नियर टू सरफेस हो, अर्थ सरफेस, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला हम लगा देंगे √Gm/r। और ये √Gm/r को और अच्छे से आगे लेके चलेंगे, तो नीचे एक r ऊपर एक r मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे r² हो जाएगा, यहाँ एक r हो जाएगा, तो Gm/r² को स्मॉल g कहते हैं, तो इसी को √Gr भी कह सकते हैं। और जब इसमें डेटा रखेंगे, g की वैल्यू भी पता है, मास ऑफ अर्थ भी पता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है, सब डेटा रखेंगे, तो अप्रॉक्स में आ जाता है 8 किलोमीटर/सेकेंड। तो अर्थ सरफेस के पास जो सैटेलाइट घूम रहा है, बहुत पास में, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 8 किलोमीटर/सेकेंड की। तो जो ऑब्जेक्ट है, जो सैटेलाइट है, वो चारों तरफ चक्कर काटेगा, ठीक है। तो लिखें फिर इसको सैटेलाइट के बारे में, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट revolving around planet then they're known as satellite। और ये डायग्राम बना करके पहले ये ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला आप डिराइव कर लें। सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखें। तो काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे, 12 mv², जिस ऑर्बिट में वो है, तो ये हो जाएगा 12 mv0 का स्क्वायर। इसके हिसाब से चलते अभी, जो मतलब अप्रोक्सीमेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते ताकि सब जगह वैलिड हो। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, G∠M/r। तो ये हो गया G∠M/m/2r। और अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तो उसका फॉर्मूला -Gm/r, बराबर। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी लिखना हो वो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कितना हो जाएगा, -G∠M/m/r प्लस G∠M/m/2r। तो देखिए आप ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा, न्यूमेरिकली ये बड़ा है और इसी का साइन नेगेटिव है, तो टोटल जो वैल्यू है नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा। तो G∠M/r कॉमन ले लेता हूँ, G∠M/r कॉमन ले लेता हूँ, ये हो गया -1 + 1/2। तो -1 + 1/2 कितना हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी -G∠M/m/2r। ये हो गया टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यही वैल्यू रहेगा लेकिन प्लस साइन के साथ, Gm/m/2r। पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या, डबल, -G∠M/m/r। ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी।
एक टर्म होता है उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। कौन सा एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो कि देने के बाद ऑब्जेक्ट, सैटेलाइट, जो भी ऑब्जेक्ट है सैटेलाइट के रूप में, वो इनफाइनाइट पे चला जाए। इनफाइनाइट पे चला जाए मतलब टोटल एनर्जी उसकी जीरो हो जाए। टोटल एनर्जी उसकी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो टोटल एनर्जी कितना है देखो, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r है ना। तो ये इस वैल्यू को आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि 100 जूल है माइनस में, तो जीरो करना, माइनस 100 जूल को जीरो करना है। कैसे जीरो करेंगे? प्लस 100 करके, मतलब इतना ही अमाउंट प्लस साइन का बराबर है। अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? और टोटल वैल्यू जीरो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया? टोटल वैल्यू, ये वैल्यू जब जीरो तब होगी जब आर की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। आर की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी तो बहुत दूर चला गया, मतलब दोनों के बीच में जो बाउंडेशन था वो खत्म हो चुका। तो वही खत्म करने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उसे कहते हैं हम लोग कौन सा एनर्जी? तो बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट सीधा सीधा क्या हो जाएगा बताओ? प्लस साइन के साथ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r, ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, टोटल एनर्जी का प्लस वैल्यू, टोटल एनर्जी का प्लस वैल्यू को कहते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखेंगे। ये लिखने के बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन कर लेंगे, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, minimum energy required to break all type of interaction between satellite and planet. Minimum energy required to break all type of interaction between satellite and planet. अब देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए सैटेलाइट R1 ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसकी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r1। अगर हमको इसको ऑर्बिट को शिफ्ट कराना हो, यहां से वहां पहुंचाना हो, सेकेंड ऑर्बिट में पहुंचाना हो, तो इसकी टोटल एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट में कितना करना है हमको? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r2 ये करना है। तो यहां से वहां पहुंचाना। आप ये बताओ कि R1 बड़ा कि R2? डायग्राम देख करके कौन बड़ा है? R2 बड़ा है। अगर R2 बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसका छोटा होगा? पहले ऑर्बिट का कि दूसरे ऑर्बिट का? दूसरे ऑर्बिट का न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा। तो माइनस साइन को अगर कंसीडर कर ले तो एनर्जी किसका बड़ा होगा? दूसरे ऑर्बिट का कि पहले ऑर्बिट का? लोगों ने ध्यान नहीं दिया, फिर से बोल रहा हूं। देखो R1 R2 को डायग्राम में देखो, देख लिए R1 और R2 में बड़ा कौन है? R2 बड़ा है। तो जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर देखेंगे, माइनस साइन को हटा के देखेंगे, तो कौन सा वैल्यू छोटा है? कौन सी एनर्जी छोटी है? पहले ऑर्बिट की, दूसरे ऑर्बिट की? अभी माइनस साइन को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा की बात कर रहा हूं। तो जिसका R2 बड़ा होगा उसकी एनर्जी, तो R2 बड़ा है तो एनर्जी, तो दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी। लेकिन अगर माइनस साइन को आप कंसिडर कर लेंगे, जो कि करना पड़ेगा, तो फिर कौन सी एनर्जी ज्यादा हुआ? सेकेंड ऑर्बिट की पहले ऑर्बिट की? सेकेंड ऑर्बिट या पहले ऑर्बिट का? सेकेंड ऑर्बिट का। तो सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा है और पहले ऑर्बिट का एनर्जी कम है। अगर पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में लेके जाना है हमको, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में शिफ्ट कराने हैं सैटेलाइट को, तो एनर्जी हमको देना पड़ेगा कि एनर्जी निकलेगा? एनर्जी देना पड़ेगा ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी, दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी। तो दूसरे ऑर्बिट में अगर प्रॉपरली हमको जो है सैटेलाइट को घुमाने हैं तो हमको ज्यादा एनर्जी करना पड़ेगा, और उसके लिए हमको फिर एक्स्ट्रा जो गैप है वो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको ये पूछा जाएगा सवालों के अंदर कि ऑर्बिट शिफ्ट कराने में कितना एनर्जी लगता है या क्या क्या वर्क डन होता है। ठीक है, वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर शिफ्टिंग ऑफ ऑर्बिट। तो उस कैसे निकालेंगे आप बताओ? तो दोनों के बीच का
डिफरेंस। तो वर्क रिक्वायर्ड अगर हमको निकालना हो, वर्क रिक्वायर्ड अगर हमको निकालना हो तो कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस, सेकेंड वाला माइनस पहला वाला। तो दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2 कॉमन आ जाएगा क्या। तो सेकेंड माइनस 1 बाय R2 माइनस माइनस 1 बाय, ऐसा ही होगा ना। तो ये देखो ध्यान से, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2, ये माइनस माइनस क्या हो गया, और ये तो माइनस ही रह जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। इतना वर्क जो है रिक्वायर्ड है या एनर्जी रिक्वायर्ड है ऑर्बिट शिफ्ट के लिए। ठीक है, सैटेलाइट की अगर ऑर्बिट हमको शिफ्ट करानी है तो कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। इसे आप और आगे अगर लिखना चाहो तो ये हो जाएगा, देखो R2 माइनस, और नीचे में तो यही चीजें ऐसे भी लिखा जा सकता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम R2 माइनस बाय 2 R1 R2 बराबर है। तो अगला बात लिखेंगे, वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड, वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑर्बिट शिफ्टिंग ऑफ सैटेलाइट।